जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस परिवार 2 पाई पे। तो हम लोग का जो है सीम तक हो गया था स्ट्रीट मेटल शॉप में, धातु चादर कार्य में जो है सीम तक हो गया था। हम लोग जो है नॉच तक की तरफ बढ़ेंगे, नॉच देखेंगे और शोल्डर और ब्रेजिंग देखेंगे, और फिर जो लास्ट जो हम लोग का बचा हुआ है एक जो और टॉपिक क्या रहेगा, तो वो हम लोग का है क्या, तो पाइप फिटिंग है ना, पाइप जो रहता है ना उसके रिगार्डिंग देखते हैं। आज अगर 1-1.5 घंटे में अगर ये हो जाता है तो उसको मैं कवर कर दूंगा, लेकिन अगर ज्यादा देर जाएगा तो फिर पाइप के लिए अलग एक जो है क्लास और जो भी है वो ज्यादा नहीं है, आधा घंटे या 45 मिनट का होगा। चलिए तो बिना समय बिताए हुए शुरू करते हैं। इसमें जो है पहले एक हैंड ग्रूवर बच गया है, एक छोटा सा है। हैंड ग्रूवर क्या होता है, जैसे हम लोग सीम कर रहे थे, सिंगल सीम, डबल सीम या फिर डबल ग्रुप सीम। सीम क्या था, कुछ चादर को मोड़ करके आपस में फंसा देते थे, यही चीज था। तो इसमें क्या होता है, जैसे सीम तो कर लिए, देखिए सीम तो यहाँ कर लिए, ये कैसा सीम है हम लोग का, तो ये बोलिए कि हम लोग का डबल ग्रुप सीम है। देख रहे डबल ग्रुप सीम है, तो ये हैंड ग्रूवर क्या करता है हम लोग, हैंड ग्रूवर सीम के टाइप का ही ग्रुप बना रहता है। इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग सीम में फिट करते हैं, जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हो। सीम में फिट करने के बाद इसके बाद हम लोग जो है हथौड़ी, हैमर का प्रयोग करके इसको हम लोग इस पे मारते हैं, ताकि जो ये जो सीम है ना हम लोग का क्या हो, हम लोग का पैक हो जाए, बात समझ रहे। तो हम लोग का फिटिंग बढ़िया से वो खुले नहीं, इसलिए जो है क्या करते हैं हम लोग हैंड ग्रूवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें सिर्फ मैं एक ही पॉइंट लिख देता हूँ कि चादरों को सीम करने के पश्चात, चादरों को सीम करने के पश्चात, सीम करने के पश्चात मैंने क्या बोला, मतलब वो सीम को क्या उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए। ठीक, या तो बोल सकते हैं चादरों को सीम करने के पश्चात सीम को लॉक करने के लिए, सीम को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हैंड ग्रूवर का प्रयोग करते हैं, हैंड ग्रूवर का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसमें और कुछ नहीं है, यही चीज। ये अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है इसे, कि सीम करने के बाद किस औजार से हम लोग जो है सीम को लॉक करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं हैंड ग्रूवर की मदद से। ओके, और आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया, ABC प्रोसेस क्या है। ये आपका एक जो हैंड ग्रूवर का आप बोल सकते हैं, ये देखिए ये जो टोटल है पूरा, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये पूरा हैंड ग्रूवर औजार है, हैंड ग्रूवर औजार है। और नीचे ये जो है हम लोग का सीम है, और नीचे क्या है बेस पे, या फिर अगर मान लेते हैं गोलाई में करना है तो गोलाई में कुछ मतलब बेस पर लेकर के उसको हम लोग उसको क्या करेंगे, हैमर से उसको ठोक देते हैं, है ना, स्ट्राइक करके। ओके, तो ये चीज था यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये एक छोटा टॉपिक था। चलिए नोच देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप लोग जो है आए दिन देखते रहते हैं, तो बोलिए कैसे देखते रहते हैं, बताइए जरा। होता है क्या, कुछ भी चीज बनाते हैं, या तो बॉक्स बना ले, बात समझ रहे, या तो सूप बनाते हैं, है ना, जो चलने के लिए। ओके, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि क्यूबाइड बनाए या फिर स्क्वायर बनाए, कुछ भी चीज बनाते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज कटिंग कर रहे हैं, कोई बॉक्स बना रहे हैं, ऐसे करके हम लोग क्या करें, कोई भी बॉक्स बना रहे हैं स्क्वायर, या फिर कोई क्यूबाइड बना रहे हैं। होता क्या है कि कॉर्नर पे मोड़ने के लिए, क्या होता है ना, हम लोग अलग अलग तरह कटिंग करते हैं, स्ट्रेट कटिंग, वी कटिंग, स्क्वायर कटिंग। किस लिए, ताकि हम लोग का जो है फोल्ड बढ़िया से हो, मोड़ बढ़िया से हो, बस समझ रहे। जैसे कंटेनर बनाना है, ऐसा तो नहीं है कंटेनर बना दे, कोई भी एक हम लोग समतल चादर लेकर के और उसको हम लोग मोड़ देंगे तो हम लोग का बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें जो है एजेज पर अच्छी तरीके से कटिंग करना पड़ता है उसको शेप में लाने के लिए, बस। तो उसको हम लोग नोच कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम लोग नोच कहते हैं। ये बहुत अलग अलग तरह का नोच होता है, आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये है नोच का फिगर। इसमें ये जो है, ये हमेशा जो डैश लाइन है, जैसे ये डैश लाइन है ना, कहने का मतलब यहाँ से इसको मोड़ना है,
बात समझ रहे हैं? ये जो डैश लाइन दिखा रहा है, कहने का मतलब यहाँ से मोड़ना, बेंड करना, ये बेंडिंग लाइन है। ओके, ये देखिए नोच कटा हुआ, भी नोच। अगर मान लेते हैं ये नहीं हम लोग काटते, अगर इस तरह से नहीं काटते तो क्या होगा, हम लोग का ओवरलैप कर जाता है, एक के ऊपर एक हम लोग का ओवरलैप कर लेता है, और हम लोग का जो मोड़, जो बेंड होना था, ये जो चादर हम लोग का, उस हिसाब से नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग नोच विधि का प्रयोग करते हैं, और आवश्यकता अनुसार हम लोग अलग अलग जो है नोच का हम लोग यूज करेंगे। जैसे सीधी नोच हो गया, वर्गाकार नोच, तिरछी नोच, वी नोच, या फिर वायर नोच। इजी है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ समझने वाली चीज है। ठीक, तो इसमें क्या है कि कोई भी चादर को कंटेनर में या फिर कोई बॉक्स में बनाने के लिए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, क्या, कोई भी चादर को कंटेनर में बनाने हेतु जब चादर को आवश्यकता अनुसार मोड़ा जाता है, तो कॉर्नर में चादर को काटने की विधि को नोच कहते हैं। क्या कहेंगे, नोच कहेंगे, नोच कहते हैं। ठीक, ये चीज। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज बेंड करेंगे, या तो कंटेनर में लिख दिया, कंटेनर में बॉक्स, या फिर कुछ भी चीज बाल्टी बना रहे, कुछ भी चीज बना रहे, उसी में आ जाएगा। ठीक, तो ये विभिन्न प्रकार का होता है आवश्यकता अनुसार। जैसे 5 भाग में इसको बांटा गया, सीधी नोच, वर्गाकार नोच, तिरछी नोच, वी नोच, वायर नोच। इजी है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके आते हैं। देखिए, पहले हम लोग का सीधी नोच या स्लिट, स्ट्रेट नोच या फिर स्लिट भी बोल सकते हैं उसको। इसमें क्या है, इसमें सीधी हम लोग जानते हैं, इसमें क्या सिर्फ मार्किंग किया जाता है। बात समझ रहे, मान ये हम लोग क्या है, इस तरह से बॉक्स में बना रहा है। ये कॉर्नर पे मत देखिए अभी, ये जो है ये वाला भाग मत देखिए, ये भाग मत देखिए, ये दूसरे तरफ जो ऊपर वाला भाग मोड़ा हुआ सिर्फ उसको देखिए। तो इसको मोड़ने के लिए क्या काटने का जरूरत नहीं है, तो बोलेंगे कि इसका फिर नोच का कहाँ प्रयोग है, इसलिए इसका नाम है सीधी नोच या फिर स्लिट। ओके, जहां से हम लोग को मोड़ना है वहां पे क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से मोड़ना है हम लोग। ओके, ये जो डैश है, यहाँ से क्या करना है, मोड़ना है हम लोग को, और ये जो है इस पॉइंट से हम लोग को इतना जो डायमेंशन है मोड़ना है। ओके, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ जो है मार्किंग कर देते हैं, कुछ भी चीज से मार्किंग कर देंगे। ओके, तो वो क्या होगा, उस जगह से हम लोग का मुड़ जाएगा, जहां से लाइनिंग करेंगे वहीं से मुड़ेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग सीधी नोच। काटने का आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, जो चादर को है इसमें जो है पीस को काटने का जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ जो है हम लोग क्या है, सिर्फ मार्किंग कर देना है, जहां से जो है चादर को मोड़ना है हम लोग को, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट नोच, या फिर उसी को स्लिट कह सकते हैं। ओके, तो इसमें मैं लिख देता हूँ क्या, चादर को किनारे को मोड़ने से पहले क्या करेंगे, जिस पर जो हम लोग लाइन बना मोड़ना होता है, उस पर एक क्या करेंगे, सीधा कट लगाएंगे, उस पर सीधा कट लगाएंगे, इसी को हम लोग सीधा नोच कहते हैं। लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, जब छोड़िए, डायरेक्ट लिखिए, जब क्या मोड़ना ही है, तो जब और तब क्या, किसी चादर को मोड़ने हेतु एक सीधा कट लगाया जाता है, सीधा कट लगाया जाता है, जिसे सीधी नोच या स्लिट कहते हैं। सीधी नोच
या स्लिट कहते हैं। तो जनरली जो एग्जाम में है ना, सीधी जो है नॉच नहीं पूछा, डायरेक्ट स्लिट पूछता है, बताइए कि स्लिट क्या होता है। ठीक, तो वो चीज ध्यान देना है, टर्मिनोलॉजी क्या है उसको कहते हैं, अलग अलग चीजें पूछता है। दूसरा हम लोग का वर्गाकार नॉच, या फिर बोल सकते हैं स्क्वायर नॉच इंग्लिश में। स्क्वायर मतलब क्या, किनारा का भाग जो है हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के शेप में काटेंगे। जैसे क्या है, जैसे देखिए ये क्या किया हम लोग, यहाँ पे जो देख रहे हैं इस प्रकार का वर्गाकार जो है यहाँ पर जो है पीस काट करके निकाला हुआ, ताकि ये एक बॉक्स में ये बॉक्स बन सके, समझ रहे। इसलिए जो है इसको जो है वर्गाकार नोच दिया गया। इसमें क्या, इसमें जो स्क्रैप निकलेगा पूछता है वर्गाकार नोच में, स्क्रैप कहने का मतलब जो अतिरिक्त मटेरियल उससे निकाल रहे हैं वो बोलता है कि कौन सा आकार में निकलेगा। तो स्क्वायर है तो हम लोग का क्या वर्गाकार शेप में ही निकलेगा, वर्गाकार आकार में। यह भी पूछता है कि कितने डिग्री पर मोड़ने हेतु हम लोग जो है वर्गाकार नोच का प्रयोग करेंगे, तो 90 डिग्री पर। ठीक, तो डिब्बे को किनारों को 90 डिग्री मोड़ने पर डायरेक्ट लिख देता हूं, इसलिए इसको प्रयोग करते हैं। ठीक, डिब्बे को 90 डिग्री पर मोड़ने हेतु स्क्वायर नॉच का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर नॉच का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है और कुछ नहीं। देखिए पहले क्या, ये वर्गाकार नॉच यहाँ से काट लिया गया है, ये स्क्रैप निकल जाएगा, तो ये चारों कोना इसी भाग से काट लिया गया है और डैश दिया गया है, मार्किंग कर दिया गया कि यहीं से मोड़ना है इसको, और इस आकृति में, इस जॉब का जो है इस आकृति में आ गया है हम लोग का शेप, बहुत बढ़िया तरीके से। अगर मान लेते हैं ये हम लोग नहीं मोड़ते तो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा भाग इधर निकलता है, इधर यहाँ निकलता, इधर निकलता, बस में, तो वो चीज दिक्कत आता है फिर, या तो कट छट सकता है, देखने में खराब लगेगा, वो चीज है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है हम लोग का तिरछी नॉच। तिरछी नॉच समझ गए, कहने का मतलब क्या है, तो इंग्लिश में स्लेंट नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेंट। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब भी एग्जाम होगा तो अगर हिंदी नहीं समझ में आता तो एक बार इंग्लिश जरूर देखेंगे कि आपकी स्लेंट है तो स्लेंट भी लिखा रह सकता है, स्लेंट नॉच हिंदी में। ओके, तो इसलिए जो है मैं दोनों चीज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, हर एक में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, तो स्लेंट नॉच जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तिरछी नॉच, ये जो है हम लोग चादरों किनारों पर जब 45 डिग्री पर तिरछा काटकर जो है इस नॉच को हम बनाते हैं। इसमें क्या है, देख रहे हैं ये 45 डिग्री पर हम लोग यहाँ पे ये जो है तिरछी नॉच द्वारा बनी गई आकृति। जब कोई भी नॉच को जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूरा जो है 90 डिग्री पर नहीं मोड़ना है, हल्का जो है बेंट रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछी नॉच का प्रयोग करेंगे। जब चादर को जो है हम लोग 45 डिग्री पर काट करके हम लोग जब नॉच बनाएंगे और क्या करेंगे, फिर इसको 90 डिग्री पर सिंगल हेम कर देंगे। ओके, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक, चलिए यहां पर मैं क्या लिख दूं कि चादर को 45 डिग्री पर काटकर और 90 डिग्री पर सिंगल हेम किया जाता है। सिंगल हेम, डबल हेम हम लोगों ने सब देख लिया, बताने का जरूरत नहीं। सिंगल हेम किया जाता है। ठीक, ये हो गया, और कोई इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। वहीं पे हम लोग यूज करेंगे जहां पर हम लोग क्या 45 डिग्री पर काट के उसको सिंगल हेम 90 डिग्री पे करना। दूसरा क्या है हम लोग का, चौथा, ये हम लोग का वी नॉच। वी नॉच क्या करते हैं, वी नॉच वही है, दोनों तरफ से हम लोग 45 डिग्री काटते हैं। ओके, 90 डिग्री ही काटते हैं, लेकिन दोनों तरफ से 45 डिग्री और 45 डिग्री। इसमें स्क्वायर नहीं काट रहे हैं, लेकिन एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री रहता है, लेकिन स्क्वायर में नहीं काटते, इसको तिरछा काटते हैं वी आकार में 90 डिग्री पे। ओके, ये इसलिए काटते हैं क्योंकि वी नॉच से जो हम लोग का जो आकृति बनना है वो वी नॉच कहीं तरह बने, इस तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से बनना हो। तो देख रहे हैं ये जो पोर्शन है हम लोग का इसी प्रकार से अटैच होना
होना चाहिए, जो ये है हम लोग। तो इस तरह से अटैचमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से चादर को जो है मोड़ने के लिए दोनों को 45-45 डिग्री पर हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे और 90 डिग्री पर उसको मोड़ देंगे। ठीक, और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग मुड़े हुए फ्लेंजों में करते हैं। फ्लेंज को मोड़ करके हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लिख दूं मैं कि चादर को दोनों ओर से मत लिखिए, डायरेक्ट लिखता हूं, चादर को वी आकार में 90 डिग्री पर काटकर 90 डिग्री पे काट के आकृति बनाई जाती है। आकृति बनाई जाती है। ठीक, ये हो गया। ये हम लोग क्या था, वी नॉच। ओके, नेक्स्ट आइए, एक और था कि हम लोग का वायर नॉच, है ना। ये तिरछी नॉच का ही फिगर आ गया, इसको हटा दीजिए। ये फिगर का इसमें कोई जरूरत नहीं है, तिरछी नॉच का फिगर, चलिए हटा देते हैं। तो देखिए वायर नॉच क्या है। वायर नॉच में एक क्वेश्चन पूछता है क्या कि वायर नॉच बनाने के लिए हम लोग जो है सिरे से जो है वायर का व्यास का कितना गुना दूरी छोड़कर जो है उसको काटते हैं हम लोग। इसको जनरली वायर नॉच को ना हम लोग 30 डिग्री पे काटते हैं, और जो सिरे का जो है व्यास रहना चाहिए हम लोग 3.5 गुना दूरी तक से छोड़कर हम लोग जो 90 डिग्री पे काटते हैं। वायर एजेस कहने का मतलब क्या, वायर नॉच का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं कि एक जैसे हम लोग ने देखा था क्या वायर है, उसी प्रकार से वायर नॉच है हम लोग का। वायर का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, एजेस पे उसको लगाते हैं, बस सुंदरता बढ़ाने के लिए, और जो आकृति में हम लोग बना रहे हैं उसके आवश्यकता अनुसार एक के ऊपर एक ओवरलैप करके हम लोग बनाने के लिए। इसमें एक चीज का सिर्फ ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बोला वायर नॉच जो मैंने बोला कि 3.5 गुना जो दूरी से हम लोग के छोड़ करके 30 डिग्री पर कट लगाएंगे। ठीक, वायर नॉच बनाने के लिए सिरे के व्यास से वायर के व्यास से 3.5 गुना दूरी छोड़कर 30 डिग्री पर कट करेंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायर नॉच करेगा, ये चीज ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम। ओके, ठीक, ये हम लोग का 5 तरीके का नॉच था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं, जो जनरल डेली लाइफ में हम लोग देखते भी हैं इसको, तो इतना उसको आपको समझने की जरूरत नहीं था। नेक्स्ट है ये देखिए रिवेट, बहुत ही बढ़िया चीज। ये चीज भी आप लोगों ने देखा हुआ होगा डेली लाइफ में, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, रिवेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब बोलिएगा ये कैसा जोड़ है, अस्थाई जोड़ है, अस्थाई जोड़ है, कैसा जोड़ है, तो ये अर्ध अस्थाई जोड़ है, ये ध्यान रखना। हम लोग का रिवेट कैसा जोड़ है, तो अर्ध अस्थाई जोड़ है। कहने का मतलब है क्या कि सेमी बोल सकते हैं और सेमी परमानेंट ये आपका फास्टनर है ये। ठीक, तो ये चीज है। इसमें क्या होता है ये देखते हैं, ये हम लोग का रिवेट है। रिवेट 2 भाग में बटा हुआ है आपका, एक तो जो ऊपर जो गोल आकार का रहता है इसको कहते हैं हेड, और नीचे जो हम लोग का ये जो है हम लोग कोनिकल शेप में कटा हुआ, शंकुआकार आकार में कटा हुआ, उसको कहते हैं टेल। और बाकी जो बढ़ गया बॉडी हो गया, इसमें जो है हेड को छोड़ करके ये टोटल भाग को क्या कहेंगे, तो जो हम लोग बोलते हैं हमेशा क्या, तो शंख। ये चीज ध्यान रखना। ठीक, शंख जो है सभी चीज में प्रयोग होगा, किस चीज को छोड़ करके, मतलब जो वर्किंग जो डेप्थ होता है ना उसको यूज करने के लिए हम लोग जो भी प्रयोग थोड़ा सा हम लोग शंख करते हैं। ड्रिल में भी आएगा, अभी हम लोग ने आप बोल सकते हैं हैमर में भी देखा शंख क्या होता है, तो सभी चीजों में वही चीज है। ठीक, तो ये चीज यहाँ जाने। तो रिवेट में 2 चीज मैंने बोला, जो ऊपर वाला भाग इसको कहेंगे हेड, और जो नीचे वाला भाग उसको क्या कहेंगे टेल, जो कि शंकुआकार रहेगा
और ऊपर अर्धगोलाकार रहता है और बीच का तो बॉडी हम लोग का बेलनाकार रहता है। ठीक, ये चीज। और क्या बोला मैंने एक पॉइंट कि ये जो है हम लोग का अर्ध अस्थाई जोड़ है, वो चीज मैं लिख दे रहा हूँ। इसका नोमेनक्लेचर तो मैंने दिखा दिया। वो जो मैं पॉइंट बोला हूँ कि रिवेट अर्ध अस्थाई जोड़ है। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए, आपने बोला ठीक है बता दी, और अस्थाई जोड़ है, सेमी परमानेंट फास्टनर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले बताइए कि ये कौन सा धातु से बना रहता है, क्या लोहा से बना दे इसको, तो इसको यूज कर सकते हैं क्या, इसका यूजेज भी बताएंगे अभी कहाँ, और इसको यूज कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। इसको जनरली हम लोग नर्म धातु से बनाते हैं, मतलब सॉफ्ट मेटल से बनाते हैं, जैसे हो गया तांबा, ब्रास, एल्युमिनियम, माइल्ड स्टील, इसी से बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अर्धस्थाई जोड़ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से पीट करके क्या करेगा, उसको पीट करके उसको पकड़वाना पड़ेगा। जैसे क्या है, इसका जो हेड और जो टेल है, क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक समान लाना पड़ेगा, टेल को पीट करके इसी समान लाना पड़ेगा, तभी तो दूसरी तरफ से भी लॉक होगा। बात समझ रहे, तो इसलिए इसको बोला था अर्धस्थाई जोड़। इसको जो दोबारा यूज नहीं कर सकते एक रिवेट को, उसको फिर अगर मान लेते हैं कोई भी जोड़ को हटाना है तो इसको काट करके फिर हम लोग निकलना पड़ता है इसको, इसलिए हम लोग इसको जो है रीयूज नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो मैंने क्या बोला, ये बना किसका रहता है, तो ये नरम धातु से बना रहता है, ये नर्म धातु से बने होते हैं। ठीक, जैसे मैंने क्या क्या बोल दिया बताइए, तो हो गया तांबा, ब्रास, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील। ठीक, ये सब चीज का बना रहता है। ओके, तो ये हम लोग नर्म धातु का बना रहता है ये चीज। अब इसको हम लोग कैसे निर्धारित कैसे करते हैं, तो निर्धारित वही है, इसका जो है आपका हेड का व्यास, हेड का जो है आपका व्यास हो गया, या फिर बेलनाकार हो गया, और इसका टेल जो शंकुआकार है, इसका जो टेपर है, उसके आधार पर हम लोग इसको निर्धारित करते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका जरा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट जो है हम लोग का किस हिसाब से है। तो दो हिसाब से इसको बनाया गया, एक तो बनावट के आधार पर, दूसरा हेड के आधार पर। हेड कहने का मतलब ये जो हेड इसका कैसा रहना चाहिए, अर्धगोलाकार, शंकुआकार, या फिर आपका बेलनाकार, किस हिसाब का रहेगा उसके हेड के आधार पर। और पहला जो बनावट के आधार पर, देखते हैं ज्यादा है नहीं इसमें, आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला है बनावट के आधार पर। पहला बनावट के आधार पर हम लोग क्या है, तो हम लोग का है ठोस रिवेट। क्या हो गया, पहला हम लोग का हो गया ठोस रिवेट। नाम से ही पता चला रहा कि ठोस रिवेट, कहने का मतलब क्या, इसका जो सैंक जो रहेगा हम लोग का, जो पूरा बॉडी पार्ट हेड को छोड़ करके वो पूरा ठोस रहेगा, कहने का मतलब सॉलिड रहेगा। तो अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि तो रिवेट जो हम लोग का खोखला भी हो सकता है, हॉलो, जो कि दूसरा में आपको दिख रहा होगा। और फिर तीसरा क्या है, तो बाइफ्यूरिकेटेड रिवेट कहने वाला द्विशाखित रिवेट हो जाता है। इसमें मैं आता हूँ, पहले ये दोनों देख लेते हैं। कहने का मतलब एक सॉलिड रिवेट, कहने का जिसका शाफ्ट हम जो सॉरी जिसका सैंक हम लोग का जो है ठोस हो, और दूसरा हो गया हॉलो रिवेट, जिसका हम लोग का बोल सकते हैं सैंक जो हम लोग का खोखला हो, हॉलो हो। तो दोनों का यूज अलग अलग है ना। पहले मैं इसमें लिख देता हूँ कि इसमें क्या हो गया, इसका सैंक जो है हम लोग का, इसका सैंक ठोस होता है। ठीक, ये सैंक है। ठीक, ये चीज पहला पॉइंट हो गया। तो ठीक है, मान लिया कि सैंक ठोस था हम लोग का, तो उससे हम लोग क्या दिक्कत है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसका प्रयोग हम लोग जनरली जो है ना, जो जनरल चीजें हैं, जनरली जो कोई भी पतला चादर को जोड़ने के लिए हम लोग जनरली करते हैं। ठीक, तो इसका जो है हम लोग का, और ये जो ठोस रिवेट है ना, वो हम लोग का सर्वाधिक जो समर्थवान रिवेट है, कहने का मतलब एक्यूरेट है ज्यादा, अगर जनरली ऑल ओवर रिवेट में देखा जाए तो। ठीक, तो इसे मैं लिख देता हूं, इसका प्रयोग सामान्य कार्यों में किया जाता है,
इसका प्रयोग सामान्य कार्यों में किया जाता है। यह हो गया। और क्या बोला मैंने कि ठोस रिवेट जो है, ठोस रिवेट सर्वाधिक सामर्थ्यवान रिवेट है। ठीक, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है मेरे दोस्त कि खोखला रिवेट। तो खोखला रिवेट क्या है? खोखला रिवेट कहने का मतलब इसका सैंक जो है क्या रहेगा, तो खोखला है। इसका सैंक खोखला होता है। तो खोखला होता है तो कहां प्रयोग करेंगे इसका, बताइए? कहीं जो है छेद करने के लिए ही करेंगे। खोखला होता है तो कहां छेद करने के लिए करेंगे? जैसे हो गया हम लोग का बोल सकते हैं जूता में हो गया, या फिर बोल सकते हैं बेल्ट में हो गया, जहां हम लोग का सॉफ्ट जो चीजें हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक, तो किसी चीज में छेद करने के लिए इसका प्रयोग किसी चीज में छिद्र करना है तो ये हो गया। अब आइए लास्ट वाला, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है बोलिए, क्या इंटरेस्टिंग है ना? क्या इंटरेस्टिंग है जो बताइए आप। इंटरेस्टिंग ये है, इसका नाम ही इंटरेस्टिंग है। क्या है इंटरेस्टिंग? थोड़ा सा टिपिकल नाम है, द्विशाखित रिवेट। द्विशाखित मतलब 2 ब्रांच होगा इसमें। तो इसमें जो है इसका सिरा जो है 2 भाग में बटा रहता है। ठीक, तो क्या होता है इसमें कि 2 भाग में तो विभक्त रहता है, लेकिन इसका प्रयोग के दौरान क्या होता है, जब इसको अलग अलग करते हैं ना तो वो दोनों हम लोग का दृढ़ हो जाता है। कहने का मतलब बोल सकते हैं आप रिजिड हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, रिजिड हो जाता है। ठीक, मतलब ये टूटे फूटेगा नहीं। अब उसको हटाने के लिए अब काटना पड़ेगा, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करें? जैसे हैंडबैग हो गया, अटैची हो गया, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो इसका क्या लिख दूं मैं कि द्विशाखित में क्या हो गया हम लोग का पहले, तो इसका सिरा 2 भाग में विभक्त रहता है। इसका सिरा 2 भाग में विभक्त रहता है। विभक्त रहता है। ठीक, और इसका यूज कहाँ करते हैं? जैसे हम लोग का हो गया हैंडबैग, हैंडबैग, अटैची, यही सब में इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक, ये चीज तो ये तो हो गया हम लोग का बनावट के आधार पर। अब एक हम लोग अब आके हेड के आधार पर। ठीक, देखिए हेड के आधार पर क्या हम लोग है, ये है हेड के आधार पर। सिर्फ आपके लिए जो है खोज खोज करके फिगर लाया गया है यहाँ पर। ये इतना जो है कितना है, 7 प्रकार का जो है हेड के आधार पर बटा हुआ। ठीक, इसको हटाइए, इसका कोई जरूरत नहीं है। इस फिगर को मैं बड़ा करता हूँ, इसका जो है ना कोई जरूरत नहीं, इसको हटाइए। और इस फिगर को मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करता हूँ। इसी में सब नाम भी लिखा हुआ, इसलिए मैंने उसको हटा दी, कोई जरूरत नहीं है उसको। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर रखिए। चलिए देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पहला जो है इसका डायमेंशन भी इसलिए मैं साथ साथ दिया, पूछता नहीं लेकिन ध्यान रखना कब क्या पूछते, बात समझ रहे? चलिए पहला हम लोग स्नैप या कप सिर। स्नैप या कप सिर मतलब जो इसका है, सभी जो है सिर्फ हेड पे ही ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये जो है हम लोग का ये सिर के शेप के अनुसार है, नीचे के अनुसार। ये जो सैंक पे इसका ध्यान है, सबका सैंक जो है बेलनाकार है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और सभी ये जो बेलनाकार का है, यही व्यास के आधार पर ऊपर वाला व्यास निर्धारित करेगा। ठीक, चलिए देखिए पहला स्नैप या कप सिर कहने का मतलब ऊपर वाला जो हम लोग का अर्ध गोलाकार रहेगा, जैसा आपको दिख रहा है। ये जो है हम लोग का, अगर ये सैंक का व्यास हम लोग का डी है तो ये 0.6 डी रहेगा, और इसका लंबाई 1.7 डी रहेगा। बात समझ में आ गया? दूसरा हम लोग का शंकु सिर कहने का मतलब ये जो हम लोग का शंकु आकार, ये आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंगल, लेकिन ये है शंकु आकार। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार रहेगा, ट्रेपीजियम।
ओके, और नीचे वाला भाग क्या रहेगा, तो हम लोग का बेलनाकार इस तरीके, अगर मैं 3D कुछ दिखाऊं तो। और ये डी का जो इसका लंबाई 2D रहेगा और इसका ऊंचाई 0.75D रहेगा। ओके, तीसरा है हम लोग का सपाट काउंटर सिंक। सर मैंने काउंटर सिंक क्या बोला था, हम लोग का जो है व्यास जो है हम लोग का धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। तो ये चीज हम लोग का, यहाँ पे जो ऊंचाई हम लोग का 0.5D और जो लंबाई 1.5D। ओके, और ये जो है व्यास डी ये है। अगर मैं आप चौथा गोल काउंटर सिंक सर, सिंक सर के ऊपर हम लोग का अर्ध गोलाकार एक और लगा रहेगा इस प्रकार से गोलाकार। तो इसका जो 0.4D ऊंचाई और लंबाई इसका 1.5D। ठीक, ये चीज। और तीसरा हो गया पैन सिर। पैन सिर कहने का मतलब क्या है, हम लोग का ये अर्ध गोलाकार वाला हटा दीजिए इसको, अर्ध गोलाकार वाला हटा के और इसको जो है ये जो हम लोग का काउंटर संख था उसको उल्टा कर दीजिए, वो हो जाएगा पैन सिर। ठीक, तो पैन सिर में जो ऊंचाई हम लोग का 0.5D और हम लोग का लंबाई 1.5D। चपटा सिर, चपटा सिर कहने का मतलब कोई भी चीज को हम लोग क्या किए, जो हम लोग का बेलनाकार था उसको हल्का सा हम लोग प्रेस कर दिए और दोनों तरफ हम लोग गोलाकार का ही रहेगा। तो इसका जो हम लोग का ऊंचाई 0.3D और लंबाई 2D। ठीक, तीसरा टेपरित गर्दन के साथ पैन सिर। टेपरित तो है लेकिन ऊपर में जो है पैन सिर है हम लोग का, जो पैन सिर जो हम लोग का ये था, कहा गया पैन सिर ये है ना, ये चपटा तो है लेकिन हम लोग का टेपरित तो है लेकिन ऊपर में पैन है। ठीक, तो इसका 1.0.5D ऊंचाई और लंबाई 1.5D। तो ये टोटल 7 प्रकार का हम लोग क्या था कि ये जो है हम लोग क्या हेड के आधार पर हम लोग का बना हुआ। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देता है कि इसमें बताइए कि जो है शीर्ष के आधार पर कौन सा इसमें जो है रिवेट नहीं है। तो सभी चीज ध्यान रखना है। मैं बार बोलो डायमेंशन के अनुसार पे क्वेश्चन बहुत कम देखा गया है, लेकिन फिर भी जो है कब क्या पूछ देगा भाई ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये आप लोग भी जानते हैं और किसी को नहीं मालूम है। जब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तभी पता लगेगा कि क्या पूछा गया था क्या नहीं, इसलिए सभी चीजों पर ध्यान में दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आइए। आप लोग बोलेंगे ठीक है रिवेट तो बता दिए, तो उसका यूज कहाँ करें, आइए तो उसका यूज देख लेते हैं। उसका यूज 2 तरह से हो सकता है, 2 ही तरीके का जोड़ होता है हम लोग। क्या क्या बोलिए, क्या क्या, तो एक होता है लैप ज्वाइंट, एक होता है बट ज्वाइंट। लैप कहने का मतलब क्या, एक के ऊपर एक जो है हम लोग का रखा हुआ चीज है इस प्रकार से। इसमें जो है कोई भी तरह का हम लोग जो बोल सकते हैं अलग अदर सीट का प्रयोग नहीं करते, ये इस प्रकार है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रिवेट जो है अलग अलग लगा दें तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ये बात समझ गए। दूसरा है बट ज्वाइंट। बट कहने का मतलब दोनों एक दूसरा किनारा मिलाते। अब ऐसे जोड़ेगा तो रिवेट कैसे लगाइएगा, इसमें रिवेट नहीं लग पाएगा, इसलिए इसके ऊपर हम लोग चादर यूज करेंगे। ऐसे लगा करके इसके ऊपर चादर यूज करेंगे। बात समझे, या तो ऊपर यूज करेंगे या तो नीचे यूज करेंगे या तो दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। तो वो चीज जानना है यहाँ पे। तो रिवेटिंग ज्वाइंट में पहला है हम लोग का लैप ज्वाइंट। ये देखिए फिगर दिख रहा होगा आप लोग को। 3 तरीके का लैप ज्वाइंट होता है। एक हो गया आपका एकल पंक्ति लैप जोड़। एकल पंक्ति लैप जोड़ कहने का मतलब क्या, एक के ऊपर एक इस प्रकार देखिए रखा हुआ है, एक के ऊपर एक इस प्रकार रखा हुआ। और एकल पंक्ति कहने का मतलब सिर्फ एक ही रेखा में, एक सीधा रेखा में रिवेटिंग किया गया है। अगर दूसरा देखे तो सेम चीज जो है इसी तरह रखा गया है, लेकिन इसमें जो है डबल रिवेटिंग किया हुआ ताकि इसका जोड़ जो है मजबूत बने। ये चेन प्रकार का है, कहने का मतलब है एक ही जगह एक ही लाइन पे सभी जो है रिवेट लगा हुआ। अगर बात करें ये जो लास्ट वाला जो है हम लोग का, इसमें क्या है, ये भी हम लोग का डबल लैप है, द्विपंक्ति लैप जोड़ है, लेकिन ये जिगजैग टाइप का देख रहे हैं इस प्रकार से लगाया गया है, इसलिए जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा लगाया गया है। और इसको एक ही पंक्ति में, इसलिए इसको चेन प्रकार का लगा। ये हो गया एकल पंक्ति लैप जोड़, मतलब एक ही पंक्ति में लगाया गया। ये द्विपंक्ति लैप जोड़ चेन प्रकार में 2 पंक्ति में लगाया गया। ये 2 पंक्ति लैप जोड़ तो है, लेकिन जिगजैग में मतलब टेढ़ा मेढ़ा में जो है रिवेट का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो लैप ज्वाइंट क्या मतलब कि चादर को एक के ऊपर एक चढ़ा करके जब हम लोग क्या करेंगे उस पर रिवेट लगाएंगे तो वो हम लोग का लैप जोड़ कहलाता है। ठीक, तो लिखते हैं इसमें कि इसमें चादर को एक के ऊपर दूसरे को
पार्सली रखकर, मतलब पूरी तरह से नहीं रखते हैं, जहां तक जोड़ना हम लोग को उसे पार्सली रखकर रिवेटिंग किया जाता है, रिवेटिंग किया जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग यूज कहाँ करेंगे, इसको हम लोग यूज कहाँ करेंगे? ये तो हो गया हम लोग अलग टाइप एकल पंक्ति जोड़, ये एकल पंक्ति लैप जोड़, द्वि पंक्ति लैप जोड़ चेन प्रकार, और द्वि पंक्ति लैप जोड़ ये जिगजैग प्रकार। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे ये 3 प्रकार का हो गया। एक चीज और मैंने बताया इसमें क्या, कि इसमें जो है कोई अलग टुकड़ा या फिर अलग जो है सीट का हम लोग का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, जो हम लोग को सीट मौजूद है उसी में रिवेट हम लोग करते हैं। ठीक, इसमें भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें चादर का अतिरिक्त टुकड़े की जरूरत नहीं, टुकड़े की जरूरत नहीं। ठीक, थोड़ा ज्यादा मजबूती चाहिए तो हम लोग 2 पंक्ति ला करेंगे, और अगर जगह नहीं है हम लोग का सीट में तो हम लोग जो एकल पंक्ति का करेंगे, थोड़ा सा जो मजबूती हम लोग कम मिलेगा। ठीक, ये चीज। अब देखिए, अब सेम चीज है जोड़ में बट ज्वाइंट। ये देखिए, ये बट ज्वाइंट है हम लोग का। बट ज्वाइंट मैंने क्या बोला, ऐसे रख दिया चीजें, और ऐसे रखने के बाद क्या ऐसे जुटेगा क्या, इसमें हम लोग रिवेट मार सकते हैं? रिवेट नहीं लग पाएगा। रिवेट बनाने के लिए पहले हम लोग क्या, जैसे इसमें भी हम लोग रिवेट लगाए हैं, ये जो रिवेट लगाए तो क्या इसमें दोनों में क्या हम लोग को छेद करना पड़ेगा, यहाँ पे होल करना पड़ता है पंच के द्वारा, उसके बाद ही रिवेट को डालेंगे। ठीक, वो उसके बाद हम लोग का रिवेट हम लोग यूज करते हैं। यह है बट ज्वाइंट। देखिए बट ज्वाइंट को क्या है, 2 पीस इस प्रकार रख दिया गया, इस प्रकार रखा हुआ 2 पीस, ये जो डैश लाइन है उन दोनों के बीच में। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर जो है हम लोग एक जो है चादर का टुकड़ा लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिवेट करते हैं जोड़ने के लिए। या तो पूरा टुकड़ा यूज कर सकते हैं, पूरा यहां से यहां तक, मजबूती ज्यादा रहेगा, या तो देख रहे हैं ये सिर्फ यहीं तक यूज किया जैसे मैंने बनाया था, या तो ये जो है हम लोग क्या, ये डबल स्ट्रैप है, आगे भी लगा हुआ है और पीछे भी लगा हुआ, कहने का मतलब आगे भी लगा हुआ और पीछे भी लगा हुआ, समझ रहे? तो ज्यादा मजबूती और प्रदान करेगा उसमें। तो ये द्विपंक्ति बट जोड़ है जिगजैग प्रकार का, ये देखना जिगजैग प्रकार का है ये। ठीक, ये है एकल पंक्ति बट जोड़, ये एकल पंक्ति है। एकल पंक्ति कहने का मतलब इसमें क्या है, एकल पंक्ति कभी हो सकता है कि ये 2 पंक्ति है लेकिन दोनों पार्ट में अलग अलग है, इसलिए एकल पंक्ति बट जोड़ बोला गया। ठीक, इसमें डुअल पंक्ति है, इसमें जो है बट जोड़ 2 पंक्ति है लेकिन चेन प्रकार का दोनों तरफ यूज किया गया, इसलिए हो गया ये हम लोग का 2 पंक्ति। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। तो बट जोड़ में क्या है कि इसको जोड़ने के लिए दोनों का आपस का किनारा को क्या करना पड़ता है, एक जो है हम लोग का अलग से बोल सकते हैं चादर का टुकड़ा प्रयोग करके हम लोग इसको जो है जोड़ लगाते हैं। ठीक, बट जोड़ को सफल बनाने हेतु दोनों चादरों के दोनों किनारों पर, चादरों के दोनों किनारों को मिलाकर उस पर चादर का अतिरिक्त टुकड़ा, चादर का अतिरिक्त टुकड़ा रखकर रिवेटिंग किया, रिवेटिंग किया जाता है। ठीक, ये चीज एक क्वेश्चन इससे पूछता है कि वो जो चादर हम लोग यूज करते हैं, वो जो अतिरिक्त चादर जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो जो अतिरिक्त चादर हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैप। अगर मैं लिख दूं स्ट्रैप, STRAP, स्ट्रैप, ये क्या है,
तो चादर का टुकड़ा जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक, ये चीज ध्यान रखेंगे। कभी कभी चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो पूछता है, ठीक, ये हो गया। अब ये हो गया तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या, रिवेटिंग टूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रिवेट देख लिए, रिवेटिंग ज्वाइंट देख लिए। अब तो टूल भी देखना पड़ेगा कि उसको फिट कैसे करेंगे। 3-4 प्रकार का है, देखते हैं, आइए देखिए। रिवेटिंग औजार हो गए 6 प्रकार का है, तो उसके बाद सोल्डरिंग हम लोग शुरू करेंगे। रिवेटिंग औजार जो है लोग 6 प्रकार का है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसे बताने लायक भी कुछ नहीं है, सिर्फ जो समझिए इसको क्या है, इसमें ज्यादा जो है लिखने लायक उसमें कुछ नहीं है। ये है पहला हम लोग का रिवेट सेट। ओके, सभी एक ही चीज से कनेक्टेड है, ये तीनों, रिवेट सेट, डोली, रिवेट स्नैप। होता क्या है, रिवेट सेट क्या है हम लोग का, जिस प्रकार का हम लोग का रिवेट है, ये जो है ये अंदर, ये जो अंदर वाला भाग देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ओके, इसको जो है फिगर को यहाँ ला करके ना मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे इसे। चलिए देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये जो भाग है, यही है रिवेट। ये क्या है, ये है रिवेट, ये है रिवेट। और देख रहे हैं ये दोनों प्लेट जो है, अब बताइए कि ये दो प्लेट जो जुटा हुआ कौन सा ज्वाइंट है, तो ये जो है हम लोग का लैप ज्वाइंट है। लैप ज्वाइंट पहचानिए, थोड़ा पहचानने के लिए सीखिए क्या है नहीं है, तो इससे क्या होगा ना, कुछ होगा नहीं, सिर्फ आसानी हो जाएगा आप लोग को एग्जाम पास करने में। और तो कुछ नहीं, इसी में 30 मार्क खा नहीं बनना है, हम लोग क्या करना, सिर्फ पासिंग मार्क ला करके, और हम लोग को मेंस में ज्यादा ध्यान देना है, नॉन टेक्निकल, ठीक, ये चीज हो गया। इसमें क्या, इसी प्रकार का शेप का प्रयोग हम लोग रिवेट सेट का प्रयोग करके, और नीचे जो है डोली रखते हैं। डोली कहने का मतलब नीचे जो हेड का आकार है, उसी प्रकार का हम लोग जो है ग्रुप बना रहता है डोली में, इसको सेट करने, इसको नीचे से सेट करने के लिए डोली, और ऊपर से जो हम लोग का टेल को सेट करने के लिए इसको रिवेट सेट करते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक, ये चीज हो गया। तो दोनों रिवेट सेट को जो है टेल की तरफ से पकड़ने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं, और शीर्ष से पकड़ने के लिए हम लोग डोली का प्रयोग करते हैं, जो सपोर्ट देगा। नहीं तो पता लगे एक तरफ से तो सपोर्ट दिया, दूसरा तरफ से निकल गया, बात समझ रहे, तो नीचे से भी सपोर्ट देना पड़ेगा, तो नीचे से सपोर्ट देने के लिए इसको हम लोग कहते हैं डोली, जो यहाँ पे है, ठीक, जो शीर्ष की तरफ सपोर्ट देगा। चलिए ये तो हो गया, तो रिवेट सेट हो गया, तो बोल रहे हैं तो रिवेट स्नैप क्या है हम लोग का, ठीक है, रिवेट को हम लोग सेट कर दिए, ये हम लोग ने रिवेट को सेट कर दिया रिवेट सेट के जरिए। लेकिन अब क्या है, ये लॉक कैसे होगा, ये ऊपर वाला जो हम लोग का टेल था, इसको हैमरिंग करके इसको यही आकार का लाना पड़ेगा जिस प्रकार का यह शीर्ष था। वो शीर्ष किससे बनेगा, वो रिवेट स्नैप से बनेगा। ऊपर से क्या करेंगे, रिवेट स्नैप को हम लोग ठोकेंगे, मतलब कि हैमर से हम लोग इसको थोड़ा सा ठोकेंगे, तो जैसे इसको ठोकते हैं वही शेप का देख रहे हैं, इसको भी थोड़ा मैं जूम करता हूं, तो आप लोगों को दिखेगा दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों फिगर में अंतर क्या है, थोड़ा बगल बगल में ला करके दिखाता हूं आपको, ठीक, ये चीज आएगी। तो ये चीज आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये चीज, ये देखिए, अब जो दोनों का आकार जो है चेंज हो गया, इसको मैं थोड़ा हटाता हूं, ठीक, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का यहाँ पे टेल बना हुआ था, अब ये जो है हम लोग का यही अर्ध गोलाकार दोनों तरफ से बन गया। तो क्या करेगा, ये ज्वाइंट को हम लोग क्या किया, लॉक कर दिया, अब ये खुलेगा कभी, इसलिए अर्ध अस्थाई जोड़ है, इसको खोलने के इस जोड़ को, ये रिवेट को हम लोग काटना पड़ेगा, और वो जब काट दिया रिवेट तो हम लोग को कोई यूज का नहीं है। ये जो हम लोग का ऊपर वाला जो इसको, इसलिए ये नर्म धातु का बनाया रहता ताकि इसको जो है हम लोग का इसका शेप चेंज करना रहता, तभी तो जाके ये लॉक होगा ज्वाइंट में, बात समझ रहे, तो वो चीज इसलिए इसको कहते हैं रिवेट स्नैप। ये सारी बातें थी यहाँ पे, जैसे बताने लायक ऐसा और कुछ नहीं है कि किससे बना होता है, ये सब चीज मैंने आपको पहले बता दिया है, सिर्फ इसका प्रयोग जानिए कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक, ये चीज। तो रिवेट सेट हो गया, डोली हो गया, और रिवेट स्नैप हो गया, 3 चीज। उसके बाद क्या है हम लोग का, ड्रिफ्ट है, क्लॉकिंग औजार है, और फुलरिंग औजार है। देखिए ड्रिफ्ट क्या है हम लोग का, तो ड्रिफ्ट हम लोग का, ये देख रहे हैं फिगर में आप लोग, ये आप फिगर से आप लोग को पता लग रहा है कि ड्रिफ्ट क्या है। ड्रिफ्ट जो दो चादरों के बीच में जब हम लोग क्या है, हम लोग को होल बनाने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे, बात समझ रहे हैं। जब हम क्या बोला मैंने, ड्रिफ्ट क्या है, बोल सकते हैं ये हम लोग का रिवेट नहीं है, एक प्रकार का ये पंच है, बेलनाकार आकार का ये एक पंच है,
जो विभिन्न जो हम लोग के डायमीटर में उपलब्ध है आपको मार्केट में व्यास में। तो चादरों का क्या होता है, दो चादर के बीच में अगर होल बनाना है रिवेट को डालने के लिए तो हम लोग ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसमें मैं लिख देता हूं ये एक प्रकार का सिलिंड्रिकल पंच है। कहने का मतलब बेलना आकार का सिलिंड्रिकल पंच है। ठीक, इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो सिलिंड्रिकल पंच है तो दोनों को आर पार जो है हम लोग को छिद्र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद कॉल्किंग औजार। तो कॉल्किंग औजार और ये जो फुलरिंग औजार है दोनों लगभग एक तरीके का है। तो ऐसे बोलिए, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इन दोनों में अंतर ये चीज है कॉल्किंग औजार या फिर फुलरिंग औजार में, जैसे कॉल्किंग औजार में क्या होता है, रिवेटिंग तो कर दिए। ठीक, रिवेटिंग कर दी तो रिवेटिंग करने के दौरान अगर ऊपर में गैप और फिर अगर हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग का जो है ज्वाइंट कब में गैप, दो चीज हो सकता है, ढीला होगा लैब तो हम लोग क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो मशीन है हम लोग क्या होगा, कंपन करने वक्त बहुत हिलेगा या फिर आवाज भी करेगा, वाइब्रेशन होगा, तो उससे हम लोग को इफिशियंसी नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए हम लोग कॉल्किंग औजार और फुलरिंग औजार का प्रयोग करेंगे। तो या तो हम लोग का बोल सकते हैं स्ट्राइकिंग स्नैप से हम लोग क्या होगा, हम लोग का अच्छी तरीके से बैठा नहीं रिवेट, या फिर जो ज्वाइंट था उसमें कुछ गैप रह गया, तो उन दोनों गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग कॉल्किंग औजार का प्रयोग करते हैं, है ना। उन दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए या फिर रिवेट को जो है हेड को जोड़ने के लिए हम लोग जो है कॉल्किंग औजार का यूज करते हैं। ठीक, बात समझ रहे। तो इसमें मैं लिख देता हूं क्या, इसमें एक चीज है कि या तो बोल सकते हैं कॉल्किंग औजार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जो जुड़ा हुआ हम लोग का जो प्लेट है मतलब लैप ज्वाइंट, या फिर बोल सकते हैं आप जो हम लोग का जो रिवेट वाला जो पार्ट है उन दोनों को जो है आपस में जोड़ने के लिए, किनारों को मिलाने के लिए, किनारों को मिलाने के लिए हम लोग कॉल्किंग औजार का यूज करते हैं। ठीक, रिवेट अथवा ज्वाइंट के किनारों को मिलाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो कॉल्किंग औजार मिलाने हेतु। ठीक, ये चीज तो बोलिएगा फुलरिंग औजार क्या है, वो भी तो उसी तरीके से दिख रहा है जैसा ये भी दिख रहा है। तो फुलरिंग औजार क्या है ना हम लोग का, ये जो है कोई दो प्लेट पे, ये तो रिवेट या फिर प्लेट में हो गया, ये फुलरिंग औजार क्या है, कोई दो प्लेट में हम लोग का जो है किनारों को आपस में मिलाकर लीक प्रूफ ज्वाइंट करने बनाने के हेतु हम लोग जो है फुलरिंग औजार का प्रयोग करते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला वो मैं लिख देता हूं, क्या है, दोनों में अंतर यही है, सिर्फ दोनों में अंतर यही हम लोग का कि ये जो है सिर्फ एजेस पे इसमें हो सकता है कि लीक प्रूफ ना बने, लीक हो ही, है ना, लेकिन फुलरिंग औजार क्या है कि दो प्लेटों के बीच में किनारों को बीच को जोड़ करके मिलाने के लिए लीक प्रूफ बनाने के लिए। ठीक, दोनों प्लेटों के किनारों को मिलाकर लीक प्रूफ बनाने के लिए। ओके, ये जो हम लोग का 6 प्रकार का जो है हम लोग क्या था, तो रिवेटिंग औजार था, रिवेटिंग टूल था यहाँ पे। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, अब हम लोग जरा सोल्डर से शुरू करेंगे और देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग है हम लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा जानकारी के हिसाब से। शुरू करें सोल्डरिंग और अच्छा हाँ, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ना है। बस पहले तो ये बताइए कि सोल्डर किसका हम लोग का मिश्र धातु है। अच्छा चलिए छोड़िए, पहले सोल्डरिंग करते क्यों है। अब बोलिए कि रिवेट वेट पढ़ा दिए उसका सोल्डरिंग यूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों कि हम लोग जो है सोल्डरिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा शुरू में मैंने बताया आप लोगों को
कि जब भी हम लोग नोच नोच कर रहे हैं या फिर सीम लगा रहे हैं या फिर हेम कर रहे हैं तो हो सकता है ढीला हो जाए पार्ट, समझ जाए। तो उसको जो है स्थायी जोड़ बनाए रखने के लिए हम लोग सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करेंगे, सोल्डरिंग या फिर ब्रेजिंग करेंगे ताकि जो है मजबूती बना रहे, लीक प्रूफ भी रहे, वो चीज है। तो सबसे पहले तो बताइए कि सोल्डर जो है किसका किसका मिश्रण है, सोल्डर किसका किसका मिश्रण है ये बताइए। तो सोल्डर हम लोग किसका किसका मिश्रण है, मैंने सीधा याद रखा पीबी और एसएन, किसका किसका मिश्रण है तो पीबी और एसएन। तो पीबी क्या है भाई, एसएन क्या है, पीबी हो गया प्लम्बम, एसएन हो गया स्टेनम। तो प्लम्बम कहने का मतलब लीड, एसएन कहने का मतलब टीन। ओके, तो ये चीज, ये हो गया पहला कि किसका किसका मिश्रण है तो पीबी प्लस एसएन का मिश्रण है। और ये जो है नर्म धातुओं का विभिन्न जो है परसेंटेज मिला करके ऐड करके सोल्डर को बनाया जाता है। जैसे अगर टीन का गलनांक देख ले, है ना, अगर थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर बात करो टीन का, ओके, टीन का जो है गलनांक बिंदु यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर गलनांक, अगर टीन का गलनांक बिंदु अगर देखें तो हम लोग कितना है बताइए, 235 डिग्री सेल्सियस में टीन का। दूसरा क्या है हम लोग का, तो दूसरा बोलेंगे हम लोग का लीड, किसका लीड। तो लीड का थोड़ा ज्यादा होता है गलनांक बिंदु, कितना होता है बताइए, लीड का गलनांक बिंदु कितना होता है, 300 से ऊपर होता है, कुछ ले लेते हैं 325 डिग्री सेल्सियस। ठीक, गलनांक क्यों बता रहे हैं अभी ये मैं बताता हूँ। ठीक, तो इसका जो गलनांक बिंदु 235 डिग्री सेल्सियस, लीड का गलनांक बिंदु 325 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसका इससे जो बना हम लोग का सोल्डर रहेगा, इन दोनों का मिश्रण से बना हुआ हम लोग का सोल्डर है, सोल्डर कहलाता है। तो हम लोग का जो सोल्डर का जो हम लोग का गलनांक बिंदु रहेगा वो 96 डिग्री से 225 डिग्री तक रेंज करेगा। बस समझ रहे, कितना कितना डिग्री से रेंज करेगा, सोल्डर हम लोग का 96 से 225 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करेगा, ये ध्यान रखना। पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जो मैं बता रहा हूँ वो चीज ध्यान से देखें। ठीक, जो जनरली जो सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जो सोल्डर है, हम लोग अभी अलग अलग तरह का सोल्डर भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जो जनरली जो सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला सोल्डर है वो पीबी और एसएन का ही है। कहने का मतलब क्या है, लीड और टीन का ही है। तो लीड और टीन का प्रतिशत क्या होता है, कितना कितना हम लोग परसेंटेज में यूज करें, क्या 70-30 यूज कर ले, क्या 60-40 यूज कर ले, उसका कुछ एक रेशियो होगा ताकि हम लोग का जो है प्रतिशत जो है हम लोग जो बोल सकते हैं परसेंटेज वहां पर बढ़िया। तो ये 63% रहता है, या तो रेशियो में अगर मैं लिखूं तो ये 63 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा। तो इसी रेशियो में हम लोग का रहता है और सोल्डर बनता है। बात समझ रहे हैं। तो सोल्डर का जनरली हम लोग यूज कहाँ करते हैं, सोल्डर का यूज कहाँ करें, जनरली हम लोग जो पतला सीट रहता है या फिर पतला तार रहता है उसके द्वारा टाका लगाए जाने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है टाइप्स ऑफ सोल्डर के बारे में, कि जो है सोल्डर का प्रकार कैसा होता है, उसके बाद हम लोग जो है सोल्डरिंग आयरन पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखिए, ये है हम लोग का टाइप्स ऑफ सोल्डर, दो ही भाग में बटा हुआ, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। आप लोग सोचते हो कि बार बार क्या कि इतना ना प्रकार पढ़ा देते ना, दिमाग खराब है भाई, मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, है ना, जो पढ़ना है जो आप लोग के लिए जो बेस्ट है वही चीज मैं बता रहा हूँ, ज्यादा बताने का जरूरत भी नहीं है। चलिए, सबसे पहले है नर्म सोल्डर, मतलब जो नर्म धातु से बना हुआ रहेगा। तो नर्म धातु कौन कौन सा चीज, जैसे टीन हो गया, सीसा हो गया, एंटीमनी हो गया, तांबा हो गया, कैडमियम हो गया, जिंक हो गया, इन सब धातुओं का मिश्र धातु से अगर बना हुआ रहेगा तो उसको नर्म सोल्डर कहेंगे, दैट इज सॉफ्ट सोल्डर। जो पतली सीटों को सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाएगा वो नर्म सोल्डर से बना हुआ रहेगा। तो पहले मैंने क्या क्या बोला वो चीज लिखिए, टीन, टीन, ठीक, कैडमियम, सीसा, एंटीमनी, और कुछ बच गया क्या, टीन, कैडमियम, सीसा, एंटीमनी और जिंक भी लिख लीजिए, जिंक।
के मिश्र धातु से बने हुए। ये तो हो गया पहले किससे बना था पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा क्या, इसका प्रयोग जो है हम लोग क्या पतली शीटों को जोड़ने के लिए, दूसरा वो भी लिख देता, इसका प्रयोग पतली शीटों को जोड़ने के लिए। ठीक, ये चीज आप बताइए कि इसका जो रेंज क्या है गलनांक नर्म सोल्डर का, तो नर्म सोल्डर का गलनांक जो है 105 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक, ये भी लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। गलनांक इसका कितना पहले बोला, गलनांक 105 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक, ये ध्यान रखना है। जो मैं बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट डाटा, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक, और क्या है, अगर लेकिन इसमें जो है बिस्मथ और एंटीमनी मिला दिया जाए ना, तो इसका गलनांक जो है 96 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो भी ले देता हूं। परंतु बिस्मथ एवं एंटीमनी मिलाने पर गलनांक 96 डिग्री जाता है। ठीक, ये चीज तो ये हो गया हम लोग का नरम धातु सॉफ्ट सोल्डर। ये सॉफ्ट सोल्डर के बारे में। एक तो और अभी बचा है ना कठोर सोल्डर, जो कि हम लोग क्या हार्ड सोल्डर बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का चांदी, टीन, कैडमियम, फास्फोरस का मिश्र धातु से बना रहता है। क्या क्या मैं बोल रहा हूं, तो चांदी, टीन, कैडमियम, फास्फोरस, सॉरी फास्फोरस के मिश्र धातु से। ठीक, तो इसका भी तो टेम्परेचर होगा, इसका भी तो कुछ गलनांक होगा। तो हम लोग का नर्म सोल्डर से ज्यादा होता है, कहां से कहां तक, 350 से 550, है ना। इसका जो गलनांक क्या हो गया, जहां से वो खत्म होता है वो इसका गलनांक यहाँ से शुरू होता है, 350 से 550 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये चीज याद रखेंगे। तो इसका जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसका उपयोग हम लोग तांबा बोल सकते हैं, या फिर पीतल, लोहा आदि जैसे धातु को जोड़ने हेतु। ठीक, जो या फिर मोटा तार को जोड़ने हेतु, केबल को जोड़ने हेतु, टाका लगाने के लिए। ठीक, तो ये पतला शीट के लिए, मोटे शीट के लिए। दोनों का डिफरेंस जरा यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मैंने लगाया क्या है। पहला तो ये टीन तथा लीड का बना है मिश्र धातु, ये जिंक तथा कॉपर का बना है कॉपर। और इसमें अलग अलग मिश्र धातु जो बना जाता है उसको मैंने लिख दिया है। तो ठीक, इसके द्वारा लगाया गया जोड़ कमजोर होता है, ये थोड़ा हम लोग का जोड़ मजबूत होता है। इसमें कम ताप की आवश्यकता थी, जैसा हम लोग ने देखा 105 से 300 डिग्री सेल्सियस पर ये गल जाएगा, इसलिए इससे कम ताप पे हम लोग इसको यूज करेंगे। और इसका तापमान ज्यादा होता है, इसको उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा हल्की वस्तु जैसे बिजली के तार आदि पर जोड़ लगाया, इसके द्वारा भारी वस्तुओं पर जोड़ लगाने हेतु। इसमें फ्लक्स के रूप में नौसादार का प्रयोग किया जाता है, इसमें फ्लक्स के रूप में सुहागा का प्रयोग किया जाता है। जरा ये चीज पे ध्यान देंगे, नौसादार और सुहाग का प्रयोग होता है फ्लक्स के रूप में। तो फ्लक्स क्यों यूज करते हैं, फ्लक्स यूज ही क्यों करना है, होता क्या है, फ्लक्स यूज करने का मेन एडवांटेज क्या है कि इसको जो है
इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, वातावरण से बचाने के लिए हम लोग फ्लक्स का फ्लक्स भी अभी देखेंगे, तो अभी जनरली मैंने शॉर्ट में बता दिया। ठीक, नेक्स्ट बढ़े नेक्स्ट तरफ। चलिए नेक्स्ट में हम लोग क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे सोल्डरिंग आयरन क्या है। भाई साहब ये बहुत मजेदार, सोल्डरिंग आयरन ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन दिखाया गया, मतलब मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन। आप बोलिएगा क्या इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन, ऐसा नहीं दिखता है। ठीक, लेकिन इसका स्पेसिफिकेशन बताने के लिए थोड़ा मैंने यहाँ पर इसको जो है यूज किया है। ओके, इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा इसको जूम किए देता हूँ और इसके बॉडी पार्ट के बारे में बताता हूँ। ठीक, अब थोड़ा बेहतरीन दिख रहा होगा, बड़े साइज में दिख रहा होगा। देखिए दो तीन चीज है, ये तो लकड़ी का हैंडल, इसको पकड़ने के लिए इंसुलेट किया जाता है, ये जाहिर है। एक लंबा रॉड यूज किया जाता है, जहां हम लोग सभी जगह सैंक बोलते हैं, लोहा का बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यांत्रिक है। तीसरा हो गया हेड, जो कि कॉपर का रहता है, कॉपर बिट का यूज करके। जो लास्ट है हम लोग कोर, जिसके द्वारा हम लोग टांका लगाएंगे सोल्डर का यूज करके। ठीक, तो ये जो है नॉमेनक्लेचर हम लोग का सोल्डरिंग आयरन का टोटली क्या क्या हो गया, कोर हो गया, हेड हो गया, सैंक हो गया, लकड़ी का हैंडल। ठीक, अभी एक करके देखते हैं कि क्या है सब। ओके चलिए, यहाँ नहीं दिया, यहीं पे मैं बता देता हूँ। कोर क्या है, ये जो कोर जो है हम लोग का, सबसे पहले अगर मैं बोलूं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको जो है हटा करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पर डिटेलिंग करता हूँ। कोर क्या है, ये भी आकार का रहता है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, भी आकार में, भी अक्षर के समान होता है। और ये जो है आवश्यकता अनुसार हम लोग बदल सकते हैं इसका शेप, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये हम लोग का कैसा रहता है, तो वर्गाकार नोकदारे बना सकते हैं। ये जो हम लोग का भी शेप है ना, ये हम लोग वर्गाकार बना सकते हैं, आवश्यकता अनुसार है हम लोग का। ठीक, और इसको जो हीट करके इसी के द्वारा हम लोग जो है क्या कर रहे थे, टांका लगाते हैं, कहने मतलब सोल्डरिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है ये भी आकार का होता है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हेड जो है हम लोग का, ये कॉपर आयरन का बना होता है, कॉपर बिट मतलब तांबा का बना हुआ होता है। ठीक, क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि जो है ताप का संचालन बहुत शीघ्रता से कर सके। कॉपर क्या हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ हम लोग क्या हीट है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कॉपर का बिट प्रयोग किया गया है। ठीक, तीसरा हो गया सैंक। सैंक जो हम लोग का लोहा का बना रहता है, सैंक जो हम लोग का ये लोहा का बना रहता है, आयरन का। ऐसा क्यों लोहा क्यों बना हो रहता है, ताकि हीट ट्रांसफर बढ़िया से कर सके। लोहा भी तो हम लोग क्या उष्मा का संचारण अच्छे से करता है, तो उस ये जो है हम लोग का हीट का ट्रांसफर बढ़िया से कर सके, इसलिए जो है। ठीक, और ये क्या है, ये यहाँ पर जो है लकड़ी का हैंडल लगाया गया, ताकि पकड़े तो हम लोग गर्म महसूस ना हो, इसलिए इसको इंसुलेशन करके हम लोग क्या किया गया, लकड़ी का हैंडल लगा दिया गया प्रयोग करने हैं। तो ठीक, अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ, अब आते हैं सोल्डरिंग आयरन। जो हम लोगों ने देखा, ये हम लोग का सबसे पहला था यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन, जो आपको दिख रहा होगा, यही भी दिखाया हमने पीछे फिगर में, यही चीज दिखाया। और ये हम लोग का वर्गाकार है, जो मैंने बोला ये नोक जो है वर्गाकार बना रहता है, ये देख रहे हैं, ये वर्गाकार बना हुआ। और इसमें जो है हम लोग कैसा बना हुआ, ये जो है हम लोग का त्रिभुजाकार बना हुआ। बस तो यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन हम लोग कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, इसको क्या किया जाता है, इसमें जरा इसमें ध्यान देंगे। यही है यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन, यही है हम लोग मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन इंग्लिश में जो बोलिए। ठीक, इसको क्या जाता है ना कि भट्ठी में इसको गरमाया जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, भट्ठी में इसको गरमाया जाता है। ओके, ये मतलब पहले पुराना तरीका था, अभी तो हम लोग इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन ही यूज करते हैं सभी जगह। पहले इसमें क्या किया जाता है, तो इसको भट्ठी में गर्मा करके इसका टिप को क्या है गर्म किया जाता है, सब कोर को। ठीक, क्योंकि इसमें जो है हम लोग का हेड जो है कॉपर का बिट लगा हुआ रहता है, तो गर्म जल्दी हो जाता है। तो गर्म होने के बाद क्या कहते हैं, हम लोग को जहां जहां टाका लगाना रहता है वहां वहां हम लोग यूज करते, देख रहे हैं यहाँ सोल्डर का यूज करके हम लोग जो है उससे टाका लगा रहे हैं यहाँ पे भी। तो ये यांत्रिक हम लोग का क्या है सोल्डरिंग आयरन है। इसका बिट दोनों तरह के हो सकता है, या तो ये हैचेट प्रकार का है सोल्डरिंग आयरन, दिख रहा होगा हैचेट प्रकार। ठीक, और ये हम लोग का जो है वर्गाकार नोकदार प्रकार का सोल्डरिंग आयरन है, यांत्रिक में ही है ना। अभी मैं इलेक्ट्रिक में बताऊं, ये यांत्रिक का है बात है। ठीक, तो ये चीज यहाँ पर और कुछ ज्यादा चीज नहीं है। बाकी तो दो बिंदुओं को या फिर चादरों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, पतली चादर का प्रयोग करने के लिए। सोल्डरिंग कर रहे हैं, कहने का मतलब पतली चादर को ही प्रयोग करने सोल्डर करने के लिए। तो बोलिए मोटर चादर के लिए मोटर धातु का चादर का प्रयोग करने, अभी आएगा ब्रेजिंग यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग का विद्युत सोल्डरिंग आयरन, जिसको इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। इसमें सेम चीज है,
सिर्फ इसमें क्या है, हम लोग ये जो सैंक था ना, सैंक के अंदर क्या लगा दिया ना, हम लोग जो है पतला जो है हम लोग एलिमेंट लगा देते हैं, जो बोल सकते हैं हीटर की तरह काम करता है, हीटिंग एलिमेंट रहता है इसमें, और वो हीट पहुंचाता है कॉपर बिट के पास। हम लोग क्या, कॉपर का बिट को ही तो हीट पहुंचाना, और जो कि हम लोग का सोल्डर को गला सकते हैं, वो गला सके उतना हम लोग का हीट देना चाहिए, और गला कर क्या करेंगे, तो हम लोग जो सोल्डरिंग करते हैं उसका। ठीक, तो ये चीज इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें जो है हम लोग का एक चीज ध्यान रखें, इसमें भी जो जो बिट बना है ये कॉपर का, ये कोई दिक्कत नहीं, दोनों में बिट जो है कॉपर का ही रहता है, इसलिए क्योंकि ये उष्मा और इलेक्ट्रिक दोनों का अच्छा हम लोग का संचारण करता है। एक चीज में है विद्युत संचार, विद्युत सोल्डरिंग आयरन में, कि ये कौन कौन सा रेट, मतलब कि बोल सकते हैं कौन कौन सा रेट रेंज में उपलब्ध है। ये 3 रेंज में उपलब्ध है। अगर मीडियम ड्यूटी करना है, अगर बोल सकते हैं मीडियम मीडियम कोई काम करना है, कोई मतलब जनरली जो काम करना है, तो उसके लिए हम लोग के लिए जो है 100 से 250 वाट का अवेलेबल है। 100 से लेकर के 250 वाट तक का अवेलेबल है ये। ठीक, ये मीडियम रेंज के लिए, मीडियम ड्यूटी के लिए। ओके, अगर हैवी ड्यूटी करना है तो 250 से 500 का यूज करेंगे हैवी ड्यूटी के लिए, तो 250 से लेकर के 500 वाट का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये चीज इसमें ध्यान रखने की बात थी। ये चीज हो गया। और इसमें ध्यान रखना है कि सैंक है ही, लेकिन सैंक के अंदर थोड़ा खोखला रहता है इसमें, और इसके अंदर हम लोग हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। ज्यादा इसका इंटरनली में जानने का हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, जिनका इलेक्ट्रिशियन उनको फिर से पढ़ाया जाएगा, उसके टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। जो भी जनरली जो हम लोग टूल्स पे देख रहे हैं उस पे, इस पे फोकस में कर रहा हूँ। ओके, देखिए सोल्डर फ्लक्स के बारे में देखते हैं। जो भी हम लोग सोल्डर बार बार सोल्डर आ रहा है, तो सोल्डर फ्लक्स क्या है। सोल्डर का जो फ्लक्स हम लोग जो देख रहे हैं, बार बार हम लोग को देख रहे हैं, वो हम लोग जो मैंने बोला था ना, फ्लक्स हम लोग क्या है, फ्लक्स क्यों यूज करते हैं। फ्लक्स ब्रेजिंग में भी यूज करते हैं, सोल्डरिंग में भी यूज करते हैं। फ्लक्स क्या है कि ऑक्साइड न जमा हो सोल्डर पर, जैसे यूज तो सोल्डरिंग हम लोग कर दिए, सोल्डरिंग पे हम लोग क्या हो कि ऑक्सीडाइज ना हो, उस पे जो है बोल सकते हैं एक और लेयर ना चढ़े उस पे, ताकि जो है हम लोग क्या हो, ताकि इन्वायरमेंट का उस पर अटैक ना हो, वातावरण का, ताकि जिससे रस्टिंग ना लगे या फिर कुछ। इसलिए हम लोग वहां पे क्या करेंगे, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, ताकि हम लोग क्या हो, ऑक्सीकरण ना हो, ऑक्सीडाइजेशन ना हो इन्वायरमेंट से, ताकि हम लोग का उस पर रस्ट जम जाए। इसके लिए हम लोग अलग अलग चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोग बोल सकते हैं पाउडर का यूज करते हैं, कभी कभी पेस्ट का यूज करते हैं, कभी और भी अलग अलग तरह का भी फ्लक्स हम लोग देख रहे हैं। 2 तरीका, कोएर्सिव फ्लक्स और नॉन कोएर्सिव फ्लक्स, ये भी देखेंगे अभी डिटेल में, भी टेंशन मत लीजिए आप, अभी जनरली जो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक, तो इसलिए जो है फ्लक्स का अत्यंत यूज करना इसलिए वही जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ना हो हम लोग का, जो भी लेयर हम लोग का सोल्डरिंग का हम लोग यूज कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं हम लोग। तो जनरली जो फ्लक्स का प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, कैसा रहना चाहिए फ्लक्स। तो अच्छा फ्लक्स जो है कम ताप पर क्या हो, धातु तथा सोल्डर को ऑक्सीडाइज करने पर क्या हो, सामर्थ्य निकालने पर सामर्थ्य होना चाहिए, उस प्रकार का हम लोग फ्लक्स यूज करेंगे। देखिए कैसे जो चयन करेंगे, 3 बिंदु पर है। 3 बिंदु पर पहला क्या है हम लोग का, इसको मैं इनलार्ज करता हूं और देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए किस किस आधार पे जो है हम लोग इसको जो है फ्लक्स को सिलेक्ट करेंगे। अभी तो देखेंगे हम लोग किस प्रकार का फ्लक्स है, लेकिन किसकी सोल्डरिंग की पद्धति पर, किस हिसाब से कैसा हम लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं। दूसरा क्या, सोल्डर के कार्यकारी तापमान पर, जो टेम्परेचर हम लोग, वर्किंग टेम्परेचर हम लोग क्या है सोल्डरिंग का। तीसरा हो गया जुड़ने वाली धातु पर, जो भी हम लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं जोड़ने के लिए, उसका जो है हम लोग का धातु कैसा है, कौन सा धातु से बना हुआ चादर, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये 3 चीजों पे हम लोग का सिलेक्शन ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स का चयन हम लोग करते हैं। तो जनरली 2 प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स है, एक कोरोसिव फ्लक्स है, एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स है। ये हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी का, इसलिए मैं बोलता हूँ। कोरोसिव कहने का मतलब क्या है, जंग लगना। नॉन कोरोसिव, जंग नहीं लगना। तो कोरोसिव फ्लक्स यूज किया जाता है, इसमें क्या है, वातावरण का अटैक इसमें पड़ेगा, तभी तो इसमें क्या हो, कोरोजन लग जाएगा, मतलब जंग लग जाएगा। और नॉन कोरोसिव फ्लक्स है, इसको प्रयोग करने से क्या होगा, हम लोग का वातावरण से अटैक नहीं लगेगा, तो हम लोग का जो है बोल सकते हैं कि हम लोग का जंग नहीं लगेगा। दोनों पूरा डिटेल में पढ़ना भाई साहब, टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मल बता रहा हूँ। चलिए देखिए, ये है हम लोग का सबसे पहले कोरोसिव फ्लक्स।
कोरोसिव फ्लक्स जनरली आप लोग देख रहे होंगे 3 प्रकार का है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। उससे पहले कोरोसिव फ्लक्स देखिए, पहले कोरोसिव फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। ये है कि कोरोसिव फ्लक्स ऐसा अकार्बनिक पदार्थ है ना, बोल सकते हैं जिसमें मतलब कार्बन मौजूद ना हो। अकार्बनिक वही हुआ, अकार्बनिक पर जैसे जिंक क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, जो है लिखा हुआ जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ऐसा जो है बोल सकते हैं ऐसा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोरोसिव फ्लक्स। ऐसा ये सब क्या है, अकार्बनिक हम लोग का पदार्थ है ये तीनों जो है हम लोग का। तो ये ऐसा फ्लक्स पर क्या होता है ना, हम लोग का जो है धातु धातु पर लगा रह जाता है कुछ ना कुछ। ऐसा फ्लक्स जब यूज किया जाएगा सोल्डर के साथ, तो हम लोग क्या रहेगा, तो हम लोग का कुछ ना कुछ जो हम लोग सोल्डरिंग पे जो हम लोग का धातु मौजूद हो जाता है। क्या करेगा, एक लेयर बना देता है, जो क्या करेगा, हम लोग का जो भी सोल्डरिंग किया उसको क्षति पहुंचाएगा, डैमेज करेगा। इसलिए इसको जो सोल्डरिंग करने के बाद हमेशा जो है साफ कर देना चाहिए। बस में क्या बोला मैंने कि ये जो है हम लोग का जो कोरोसिव फ्लक्स है, ये अकार्बनिक पदार्थ है, जो कि आपका एग्जांपल जो दिया हुआ, अभी तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अकार्बनिक पदार्थ है। सोल्डरिंग करने के बाद क्या होता है ना, ये एक लेयर छोड़ देता है ऊपर। ओके, ये क्या होगा, इससे अगर आप इसको साफ नहीं करते हैं सोल्डरिंग के बाद, तो ये वातावरण से इंटरेक्ट करके हो सकता है ये आपका जो भी आपका जॉब है उसको जो है हानि पहुंचाए। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सोल्डरिंग के बाद इसको हम लोग साफ कर देंगे, नहीं तो जंग लगना भी चालू हो जाएगा, खराब हो जाएगा हम लोग का जॉब। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हैं, HCl हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अगर मैं लिखूं तब आप लोगों को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ये क्या है, क्यों ऐसा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग जो सोल्डर फ्लक्स यूज कर रहे हैं, तो ये हम लोग का दिक्कत करेगा सोल्डरिंग में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना सांद्र अवस्था में रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये सांद्र अवस्था में रहता है, तो इसलिए इसको जो सांद्र मतलब कंसंट्रेट कहने का मतलब बहुत पावरफुल रहता है। ओके, इसलिए ये जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे ना, तो ये धुआं बन के उड़ जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, जितना हम लोग का HCl यूज करेंगे उसमें 2 टाइम या 3 टाइम मिला करके इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग डाइल्यूट करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हम लोग जो है डाइल्यूट करेंगे पानी मिलाकर, और तो ये क्या होगा, हम लोग का क्या किसमें बदल जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैं डाइल्यूट बोल रहा हूँ, कहने का मतलब उसमें कुछ मिलावट करती है हम लोग। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब भी हम लोग इस फ्लक्स का यूज करेंगे तब हम लोग जिंक में इसको मिला करके यूज करेंगे, ताकि हम लोग का क्या बन जाए, जिंक क्लोराइड बन जाए, जो कि ये है हम लोग का। ओके, इससे क्या होगा ना, हम लोग का क्या होगा कि जो भी हम लोग का फ्लक्स तैयार होगा वो हम लोग का कोरोजन रेसिस्टेंट बनेगा। हम लोग सिंपली इसको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या लिख दूं, कुछ कुछ पॉइंट जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है इसमें, मैं क्या लिख दूं कि इसका प्रयोग दो गुना या 3 गुना पानी मिलाकर इसको तनु अवस्था में प्रयोग करेंगे, तनु अवस्था में प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ये चीज हो गया। और जिंक मिलाने से क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड के बारे में देखते हैं। जिंक क्लोराइड क्या है, ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक, पहला क्या हो गया, ये जिंक जो है हम लोग क्या है, तो ये हम लोग का पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, ये एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इससे पहले लिखते जाता हूं, ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। ओके, ठोस है।
अब HCl क्या था, HCl हम लोग का तरल है, लेकिन ये जिंक क्लोराइड क्या है, ठोस है। ओके, तो इसलिए ये जो है पानी में अत्यधिक घुलनशील है। ये क्या है, पानी में सोल्यूबल है, हम लोग का बहुत जल्दी ये घुल जाता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसका प्रयोग हम लोग तांबे का सीट या फिर पीतल का सीट या फिर टीन का प्लेट में प्रयोग करेंगे। ठीक, वो चीज ध्यान देना, इसका प्रयोग पीतल, तांबा या टीन की सीट में करेंगे। ये चीज जिंक क्लोराइड के बारे में। ठीक, वो इसका प्रयोग क्या होगा, इसको जो है हम लोग जब भी यूज करेंगे, ठीक, यूज कर लिए इसका जो जिंक क्लोराइड का फ्लक्स यूज कर लिए ये सब चीजों में, लेकिन उसके क्या, इसको पानी से अच्छा से हम लोग साफ करेंगे। क्या बोला मैंने, जो भी जोड़ बनेगा हम लोग का, जो भी हम लोग का सीट जो जुड़ जाएगा ना, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, पानी से अच्छा से हम लोग धो देंगे ताकि इसका जो ऊपर लेयर है वो हट जाए। ठीक, सोल्डर होने के पश्चात पानी से, सोल्डर होने के पश्चात पानी से धुल लें। ठीक, ये हुआ जिंक क्लोराइड के बारे में। अब जो एक बच गया क्या, तो अमोनियम क्लोराइड। देखते हैं क्या है अमोनियम क्लोराइड, बताइए किन्हीं को कुछ पता है अमोनियम क्लोराइड के बारे में, तो बताइए। अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये एक सफेद क्रिस्टलीय नमक वाला है, नमक है। ठीक, अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी हम लोग पानी में घुलनशील होगा। ये क्या है, पहला पॉइंट क्या हुआ, ये हम लोग क्या है, ये सफेद क्रिस्टलीय नमक है। ठीक, अमोनियम क्लोराइड आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, तो ये भी जो कि नमक है, तो ये भी पानी में घुलनशील है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जो जनरली हम लोग क्या है, हम लोग का पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। क्या है कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए क्या है, जल्दी हम लोग का वेपराइज हो जाता है, बोल सकते हैं भाप में बदल जाता है। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहाँ यूज करेंगे, इसको हम लोग पानी में मिलाकर स्टेनलेस स्टील का सोल्डरिंग के समय में यूज करेंगे फ्लक्स के तौर पे। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, इसका प्रयोग जो है हम लोग, इसका प्रयोग पानी में मिलाकर, पानी में मिलाकर स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग करने। तो ये तो हो गया हम लोग कोरोसिव जो है हम लोग का फ्लक्स के बारे में, ये तीन चीज जो कि अकार्बनिक पदार्थ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के बारे में। अब जरा देखते हैं नॉन कोरोसिव फ्लक्स के बारे में। उसके अंदर जो है ये जो चार्ट है हम लोग का, ये दिखाया गया है कि अलग अलग धातु का जो है हम लोग का कौन कौन सा मिश्रण है और कितना तापमान उसका रहता है। पहले तो ये देख लेते हैं, ओलिव ऑयल, बोरेक्स, रेजिन, पेस्ट, ये सारी चीजें क्या है, नॉन कोरोसिव हम लोग का फ्लक्स है। कहने का मतलब है इससे जो है हम लोग का रस्ट वगैरह नहीं लगेगा, हम लोग का जो है बोल सकते हैं इन्वायरमेंट से हम लोग का रिएक्शन नहीं होता है। पहला अगर मैं बात करूं ओलिव ऑयल, तो ये क्या है, ये वनस्पति तेल है जो सोल्डरिंग पर हल्के तेजाब के रूप में कार्य करता है ना। तो इसलिए जो है एक लेयर बना देगा ताकि हम लोग का उसमें जो है क्या हो, हम लोग का इन्वायरमेंट से नहीं, क्या है ये बोल सकते हैं ये एक नेचुरल ऑयल है, वनस्पति ऑयल। ठीक, ये चीज। दूसरा अगर मैं बात करूं बोरेक्स के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, बोरेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सा, ये क्या है, इसका अगर केमिकल नेम हम लोग बोले तो क्या है, इसका केमिकल नेम सोडियम बोरेट है।
क्या है इसका केमिकल नेम? सोडियम बोरेट। पहले तो ये जान लीजिए, सोडियम बोरेट। ठीक, बोरेट का जो है केमिकल नेम क्या आ गया? तो सोडियम बोरेट। ठीक, यहाँ तो नहीं यूज आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको अगर पूछ दे एग्जाम में, मतलब साइंस वाले सेक्शन में, तो यूज हो सकता है। ठीक, बोरेक्स का क्या होगा? केमिकल नेम सोडियम बोरेट। ये भी एक जो है बोल सकते हैं सफेद रंग का ठोस संरचना वाला, जो ठोस संरचना मतलब कि बोल सकते हैं ये भी हम लोग का ठोस अवस्था में पाया जाता है बोरेक्स। इसका प्रयोग तो जनरली हम लोग जो है सोल्डरिंग में करते ही हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग ब्रेजिंग में भी करते हैं, जहां दो अलग अलग जो है हम लोग जब धातु को जोड़ते हैं तो वहां भी हम लोग जो है बोरेट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों में प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद रेजिन। ठीक, रेजिन क्या है? रेजिन कार्बनिक अम्ल का मिश्रण वाला एक निर्जीव ठोस। तो ये क्या है? इसका जो है हम लोग का आपको गलनांक बिंदु भी इसका याद रखना पड़ेगा। रेजिन का पूछता है, जो कि 80 से 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका गलनांक क्या हो जाएगा रेजिन का हम लोग का? अगर मैं देखो बताऊं गलनांक है इसके बारे में, तो इसका क्या हो जाएगा? 80 से 100 डिग्री सेल्सियस। 80 से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो इसका प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करेंगे? तो तांबा या फिर पीतल वाला जो सोल्डरिंग करेंगे उसमें। ठीक, इसका प्रयोग पीतल तथा तांबे की सोल्डरिंग के फ्लक्स में। ठीक, ये चीज ये हो गया रेजिन। ये जो है पेस्ट, ये पेस्ट जो है बहुत 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 तगड़ा चीज है। ये पेस्ट जो है ना हम लोग क्या जिंक क्लोराइड रेजिन या फिर ग्लिसरीन आदि मिलकर पेस्ट के रूप में बनाता है। ये रेजिन का जो है ना एक नाम और है, ये रेजिन का जो है हम लोग का एक नाम और इसको बोलते हैं, हम लोग बिरोजा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है बिरोजा भी बोलते हैं। कहाँ लिख दूं मैं इसे? इसको जो है हम लोग बिरोजा भी कहते हैं। एक पॉइंट और, चलिए इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। इसे बिरोजा भी कहते हैं। ठीक, उसके पेस्ट के बारे में जो लास्ट हम लोग का नॉन कोरोसिव फ्लक्स के बारे में पेस्ट। पेस्ट क्या है हम लोग का? तो ये जिंक क्लोराइड जो है मैंने बोला रेजिन और ग्लिसरीन को आदि को मिला करके हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट को बनाते हैं। ठीक, ये क्या है? ऑक्सीकरण को जो है तीव्रता से, ऑक्सीकरण के विरुद्ध जो है तीव्रता से काम करता है, मतलब उसके विरुद्ध हम लोग का बहुत जल्दी ये कार्य करता, ताकि जो इन्वायरमेंट जो हम लोग रस्ट लगने लग जाता है ना उसको ये जो है उससे बचाता है इसको। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो जैसे जहां जहां हम लोग जो अलग अलग प्रकार का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जब हम लोग चादर का सोल्डरिंग करते हैं उस वक्त, या फिर ब्रेजिंग करते हैं उस वक्त भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग का फिगर में दिखाया गया, ये पेस्ट का ही हम लोग का है सारा चीज। जैसे पीतल का है तो ये फ्लक्स जो बनेगा जिंक क्लोराइड या फिर रेजिन 910। ये SnPb का देख रहे हैं रेशियो है 66% 34%। इसका तापमान रहेगा 185 डिग्री सेल्सियस। तांबा का बनेगा तो अमोनियम क्लोराइड 60-40, टीन स्टील जिंक क्लोराइड 64-36, गैल्वेनाइज्ड स्पीड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 58-42, 192। तो सबका इसी तरह से दिया गया है, एक बार है ना, एक बार जरा देख लेंगे। अगर ये पूछ सकता है कि धातु का नाम और उससे बना फ्लक्स रेशियो जनरली जो है अगर पूछा जाए, अगर मुझसे पूछे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो एक तो हो गया ये आपका दूसरा नंबर तांबा 60-40 वाला बहुत पूछता है।
ओके। दूसरा हो गया टीन स्टील जिंक क्लोराइड वाला, ये पूछेगा। और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, ये दोनों जो पॉइंट है। और नौसदार वाला भी ध्यान रखेंगे। ये जो चार जो है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे पूछे जो 60-40 का रेशियो नहीं ज्यादा पूछता है, वो भी कैसे पूछेगा, एसएन का 60 है कि पीबी का 40, ये ज्यादा पूछता है। बस में तो वो चीज ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट आइए। ये हो गया हम लोग का क्या, तो ये हम लोग का हो गया आपका कि सोल्डरिंग फ्लक्स के बारे में सब चीज देखा आपने। शुरू से जो सोल्डर, पहले हम लोग का सोल्डर क्या होता है, उसका सोल्डरिंग आयरन देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग ने कैसे चेंज करेंगे सोल्डर फ्लक्स का, उसके बाद सोल्डर टाइप्स, सोल्डर फ्लक्स। मैं एक भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूँ, बात समझ रहे हैं? क्योंकि कब क्या पूछ देगा वो किसी को मालूम नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं सोल्डरिंग। ओके, तो सोल्डरिंग क्या, हम लोग सोल्डरिंग कैसे करते हैं वो जान ही रहे। सिर्फ जो है ये जो कुछ कुछ जो पॉइंट है यहाँ पर, क्या पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, वो चीज यहाँ पे आई है कि सोल्डरिंग करते वक्त हम लोग किस किस चीज का हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर 3-4 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, लेकिन मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या, सोल्डरिंग प्रक्रिया के प्रयुक्त किए जाने वाले सोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु गलनांक से कम होना चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी चीज का हम लोग जैसे मान लेते हैं, जो भी सोल्डरिंग प्रक्रिया में हम लोग जो हम लोग सोल्डर यूज कर रहे हैं ना, उसका जो हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट है, उसका गलनांक जो है, जो हम लोग सीट पे कर रहे हैं, उस जो है उसका जो है गलनांक से हम लोग क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो फिर कोई यूज का नहीं। बात समझ रहे? चलिए नेक्स्ट है, सोल्डर धातु सतहों पर सफलतापूर्वक फैलने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे रह जाए, वो जो है पूरा फैलना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं ये लेफ्ट ज्वाइंट है, यहाँ पर इस प्रकार का हम लोग क्या है, तो लेफ्ट ज्वाइंट है। यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग क्या करना, सोल्डरिंग करना है यहाँ दोनों जोड़ पे। अब ये फैलेगा नहीं तो ऑन स्पॉट कीजिए क्या होगा, तो हम लोग का मजबूत जोड़ जो है मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए वो सोल्डर जो प्रयुक्त होगा वो फैलना चाहिए। सोल्डर द्वारा लगाएगा जोड़ मजबूत होना चाहिए, तो फैलेगा तभी मजबूत होगा। ठीक, जोड़े जाने वाले धातुएं एक दूसरे से अच्छी प्रकार जुड़ी होनी चाहिए। ये सब सारा चीजें जो सोल्डरिंग करते वक्त जो हम लोग को पॉइंट रिमेम्बर रखना चाहिए। उसका देखिए, ये 4 प्रोसेस में हम लोग सोल्डरिंग करते, सभी कुछ देख लिया हम लोगों ने, लेकिन सोल्डरिंग प्रोसेस ही नहीं देखा। अगर पूछ लिया कौन कौन सा प्रोसेस है, तो आप क्या दीजिएगा जवाब। ठीक, उसके थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। पहला है सोल्डर आयरन को गर्म करेंगे, दूसरा टीनिंग, तीसरा ट्रैकिंग, चौथा फ्लोटिंग। ये चारों चीज है क्या आखिर में? पहला तो समझ में आ रहा हो कि हीट कर देंगे सोल्डरिंग आयरन को, लेकिन फिर टीनिंग, ट्रैकिंग, फ्लोटिंग है क्या ये सब चीज? पहला तो जान रहे हैं कि हीट कर देंगे सोल्डर आयरन को। अगर इलेक्ट्रिक है तो हम लोग इलेक्ट्रिकली हीट कर देंगे उसको, नहीं तो मैकेनिकल है तो कैसे हम लोग हीट करेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं देखता हूँ ऐड है कि नहीं, यहाँ पे एक चीज होना चाहिए, नहीं है, चलिए वो है हम लोग का, वो होता है हम लोग क्या, तो उसको इसको हम लोग हीट करते हैं, या तो भट्ठी में हीट कर दीजिए, नहीं तो एक आता है हम लोग का ब्लो हॉर्न। ठीक, उससे हम लोग हीट करते हैं। तो पहले तो हीट कर देंगे, ये तो इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, मैकेनिकल है तो वात्या भट्ठी में हम लोग हीट कर देंगे, ताकि जो है हम लोग का सोल्डर जो है गल सके। बात समझ में आया? तो उसके लिए बीट को गर्म कर दें। दूसरा टिनिंग, पहला तो समझ में आ गया। दूसरा क्या है हम लोग का प्रोसेस, ये सिर्फ समझना है और कुछ नहीं है। क्योंकि नाम अलग अलग है इसलिए मैं सोचा कि इसको बताना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या आ गया, टिनिंग। टिनिंग क्या हुआ, जब सोल्डरिंग आयरन का जब बीट हम लोग गर्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, पहले हम लोग ने क्या किया, सोल्डरिंग का बीट को गर्म कर दिया। तो ये बताइए सोल्डरिंग का बीट हम लोग किस चीज का बना होता है ना, तो कॉपर का बना होता है। इस चीज ध्यान रखना है। तो टिनिंग क्या, उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, सोल्डर का एक परत चढ़ता है, सोल्डर का एक परत चढ़ता है, उसको टिनिंग करते हैं। वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टिनिंग क्या है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। टिनिंग क्या हो गया कि सोल्डर बीट को गर्म करने के बाद, सोल्डर बीट को गर्म करने के बाद सोल्डर का एक परत चढ़ता है, उसे
टिनिंग कहते हैं। ठीक, ये चीज हो गया कि टिनिंग किसको कहते हैं, जिसे गर्म कर लिए उसका क्या होगा, सोल्डर का एक जो हम लोग परत चढ़ाएंगे हम लोग उसका टिप से, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहते हैं टिनिंग। ठीक, उसके अब टिनिंग हम लोग कैसे करते हैं, गर्म करने से पहले क्या, उसका बिट को बढ़िया तरीके से साफ कर रहे हैं। साफ कैसे करेंगे, साफ करते हैं हम लोग या तो फाइल का यूज करके साफ कर लीजिए, ओके, तो थोड़ा बेहतरीन तरीके से हम लोग का काम करेगा। ठीक, गर्म करने के बीट को गर्म करके क्या होगा, उस पर जो है हम लोग नौसादार को रगड़ करके शोल्डर का परत चढ़ाते हैं। नौसादार क्या, तो फ्लक्स, जो हम लोगों ने पीछे देखा है ना, ये देखिए ये हम लोग का नौसादार, ये यही तो फ्लक्स है, ताकि जो है हम लोग क्या हो, वो ऑक्सीडाइज ना करे। तीसरा है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या है हम लोग का, देख ट्रैकिंग क्या होगा, सोल्डरिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले तो क्या होगा, पहले जोड़ पर ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग का मतलब क्या, कि उसको ट्रैक करेंगे। जैसे मान लेते हैं क्या, कि ये जोड़ को हम लोग क्या करना है, जोड़ना है, ये जोड़ को हम लोग को जोड़ना है। ये जोड़ को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। तो ट्रैक करेंगे क्या, पहले तो किनारे पे इस प्रकार से वेल्ड स्पॉट करेंगे, यहाँ पर ये जो मैं ग्रीन कलर का मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, और बीच में भी एक दो जगह इस तरह से कर देंगे, ताकि हम लोग को उसको ट्रैक कर सके, अलाइनमेंट बन सके। अलाइनमेंट बने रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। ठीक, मैं लिख देता हूँ, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब क्या, मतलब टेढ़ा ना हो हम लोग का, जिस जिस प्रकार से हम लोग का सोल्डरिंग करना उसी प्रकार से अलाइनमेंट बने रहने के लिए ट्रैकिंग करते हैं। तो ये चीज है ना, तो ट्रैकिंग कैसे करेंगे, दोनों एंड पे हम लोग क्या करेंगे, वेल्ड स्पॉट कर देंगे, सॉरी सोल्डरिंग का स्पॉट कर देंगे, वेल्डिंग में चला गया, और क्या, और भी बीच में जगह जगह पे, उसके बाद हम लोग पूरा में सोल्डरिंग करेंगे, ताकि हम लोग का काम सोल्डरिंग करते वक्त हिले डुले नहीं चीजें, ये हम लोग एक बार में सेट कर लेंगे। उसके थे फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है ना, जॉब जो है हम लोग का, फ्लोटिंग में क्या होता है, जॉब का जोड़ का आंतरिक या फिर जो बाहरी सतह है क्या होता है, फ्लक्स पर हम लोग एक जो है नीचे जो है हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का रख देते हैं, लकड़ी पे रखते हैं, ताकि क्या हो, जैसे ये देखिए, ये क्या है हम लोग का, ये कॉपर का बीट है, ये मूल धातु है, इसके नीचे देखिए लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है। ऐसा क्यों लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ, ताकि हम लोग का जॉब जो है हिले डुले नहीं। मार्किंग कर लिए, हो सकता है जॉब पूरा स्लाइड कर जाए, नीचे रखे हैं तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का ब्लॉक रखते हैं, इसको कहते हैं फ्लोटिंग। बात समझ रहे, तो लकड़ी का ब्लॉक पर हम लोग 45 डिग्री का कोण पर पकड़ा जाता है। ये जो हम लोग का, ये भी ध्यान रखना है कि लकड़ी का ब्लॉक पर हम लोग कितना डिग्री पर, 45 डिग्री का कोण पर। इसके बाद हम लोग जो है इस पे हम लोग जोड़ लगाएंगे, टाँका लगाएंगे, सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग मतलब टाँका लगाना। ठीक, तो ये चीज टर्मिनोलॉजी जो सोल्डरिंग प्रोसेस में, पहला सोल्डरिंग हम लोग गर्म करेंगे, दूसरा टिनिंग करेंगे, तीसरा ट्रैकिंग और चौथा फ्लोटिंग। ठीक, ये चीज। इसके बाद सोल्डरिंग आयरन का कुछ हो सकता है, हम लोग का लाभ हानि हो, मतलब प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहले लाभ देखते हैं। लाभ क्या हम लोग का, कि सोल्डरिंग द्वारा निम्न ताप 300 डिग्री सेल्सियस पर शीघ्रता से जोड़ लगाया जा सकता है। अब 300 डिग्री ज्यादा होगा तब वहां लॉस होगा, लेकिन 300 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए विशेष अनुभव या दक्षता की आवश्यकता नहीं है, इसे जनरली कोई भी आदमी कर सकते हैं। आप लोग अपने घरों में भी इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का यूज करते होंगे। सोल्डरिंग द्वारा छोटे पार्ट्स, ओके, तार तथा पतली चादरों की अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। कहाँ कहाँ सोल्डरिंग कर सकते हैं, तो छोटा पार्ट, छोटा छोटा तार में या फिर पतली चादर में। सोल्डरिंग प्रक्रिया में जोड़ लगाने में कम लागत आती है, मतलब लो कॉस्ट है, तो उतना खर्चा नहीं लगता। इसका हानि क्या है, लॉस क्या है इसका, सोल्डरिंग द्वारा लगा जोड़ कमजोर होता है, जिससे यह आसानी से खुल जाता है, ये तो है, इसलिए हम लोग जो है ब्रेजिंग करते हैं। सोल्डरिंग द्वारा भारी और मोटी प्लेटों पर जोड़ नहीं लगाए जाते। ये जो दोनों चीज नहीं होता, उससे कारण हम लोग क्या करेंगे, ब्रेजिंग करते हैं, जो भी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ब्रेजिंग, ये देखिए ये है ब्रेजिंग, है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ब्रेजिंग का प्रक्रिया पढ़े हैं क्या है,
ये ब्रेजिंग है हम लोग। अब ब्रेजिंग के बारे में देखिए, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में डिफरेंस, यही चीज जानना है। बाकी जो है सेम चीज, फ्लक्स व्लक्स जो भी है, जो नॉन कोरोसिव फ्लक्स है वो चीज यूज होता है हम लोग इसमें, तो ब्रेजिंग में यूज होता है। किसमें यूज होगा? तो ब्रेजिंग में। ठीक, तो मुझे लगता है ये ब्रेजिंग का पार्ट और आपका जो है पाइप का पार्ट बच गया है, दो पार्ट। इसको मैं नेक्स्ट जो है एक जो है पार्ट और इसका बनाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा खींच जाएगा। थोड़ा सीट मेटल शॉप थोड़ा ज्यादा है इसमें, बहुत सारी चीजें हम लोग ने देखा बात में, तो इसलिए थोड़ा इसे ज्यादा है। इसके बाद से जो भी है आप लोगों ने देखा कटिंग टूल, ये सब एक एक में मैंने उसको करने का सोचा, जो भी 1-1.5 घंटा में हो गया। तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, देखने का भी मन नहीं करेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।